Hello and welcome to my YouTube channel Geography with Godara sir. Today we are going to discuss Geography of class 12th. Books first, that is World Fundamental of Human Geography. तो हमारा जो चैप्टर है वो है प्राइमरी एक्टिविटी। हम प्राइमरी एक्टिविटी है, इसके अंदर जो ह्यूमन है वो इनकम को जनरेट करने के लिए इकोनॉमिक एक्टिविटी करता है। एक्टिविटी चार टाइप की होती है: प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी एंड क्वेटरनरी। प्राइमरी एक्टिविटी जो है वो डायरेक्टली रिसोर्स को यूटिलाइज करता है एनवायरनमेंट से, यानी कि रिसोर्स जो है एनवायरनमेंट से लेता है और उसे यूटिलाइज करता है। प्राइमरी एक्टिविटी के अंदर हंटिंग, गैदरिंग, पेस्टोरलिज्म, फिशिंग, फॉरेस्ट्री, एग्रीकल्चर, माइनिंग और क्वेरिंग आती है। हंटिंग और गैदरिंग सबसे ओल्डेस्ट एक्टिविटी है, यानी सबसे पहली एक्टिविटी कौन सी की गई? हंटिंग एंड गैदरिंग थी। अब हम बात कर रहे हैं हंटिंग एंड गैदरिंग की। देखिए, हंटिंग और गैदरिंग दोनों हम सेपरेटली बात करेंगे, लेकिन इसको अगर आप ओवरऑल अगर क्वेश्चन आए तो इसको एक सिंपल में आंसर दे सकते हो। देखो, अगर हम हंटिंग और गैदरिंग की बात करें तो दोनों या तो इसको प्रिमिटिव लेवल पे किया जा रहा है या इसे मॉडर्न लेवल पे किया जा रहा है। दो तरह से इसको किया जा सकता है, एट प्रिमिटिव लेवल एंड एट मॉडर्न लेवल। हंटिंग, जिसके अंदर जो प्रिमिटिव पीपल्स हैं वो जो लो टेक्नोलॉजी है उसका यूज़ करते हैं। एक्सट्रीम हॉट एंड कोल्ड क्लाइमेटिक कंडीशंस के अंदर वो हंटिंग करते हैं, या वो कोस्टल एरियाज़ के अंदर फिशिंग करते हैं। जो प्रिमिटिव पीपल हैं वो टूल्स जो हैं वो स्टोन, ट्विंग एंड एरोज़ का यूज़ करते हैं। ये बहुत कम टेक्नोलॉजी का यूज़ करते हैं, बहुत लो कैपिटल का यूज़ करते हैं, मतलब जो इनकम पैसा है वो बहुत कम इसमें यूज़ किया जाता है। सरप्लस नहीं होता है, यानी कि जितनी रिक्वायरमेंट है सिर्फ उतना ही उसको यूज़ करते हैं। यील्ड पर पर्सन बहुत कम होती है। यील्ड मतलब जो प्रोडक्शन है वो पर पर्सन बहुत लो रहता है, यानी कि जितनी ज़रूरत है उतना ही वो चीज़ें नेचर से लेते हैं और नेचर के साथ बैलेंस मेंटेन करते हैं, यानी कि नेचर के साथ बहुत हार्मनी से, बहुत प्यार से रहते हैं। लेकिन दूसरी तरफ अगर हम मॉडर्न हंटिंग की बात करें, यानी कि जो मॉडर्न टूल्स एंड टेक्नोलॉजी का यूज़ करते हैं, जिसमें जो प्रॉफिट अर्न करने के ऊपर जिनकी बात होती है, तो ये इलीगल हंटिंग आज के समय में हम देखते हैं। जो पोचर्स होते हैं, जो इलीगल हंटिंग करते हैं, जो भी हमारे वाइल्ड एनिमल्स हैं उनका शिकार करते हैं, तो वो नियर एक्सटेंशन के कगार पे हो चुके हैं, यानी कि ख़त्म होने के कगार पे पहुंच चुके हैं, क्योंकि गन्स का यूज़ करते हैं और उसे हंट करके और उसके जो हाइड्स हैं, स्किन्स हैं, उनको इंटरनेशनल मार्केट में सेल करते हैं, जिससे बड़ा प्रॉफिट अर्न करते हैं। फ़िशिंग भी बहुत लार्ज स्केल पे की जाती है। जो फ़िशिंग एरियाज़ होते हैं वहाँ पे फ़िशिंग, जो मेरीन लाइफ है उसकी बहुत बड़े एक्सटेंसिव लेवल पे करते हैं, जिससे मेरीन लाइफ पूरी तरह से अफेक्टेड होती है। आज के समय में अगर आप देखो तो फ़िशिंग, जो एक्सटेंसिव फ़िशिंग की जाती है, ज़्यादा हाई लेवल पे फ़िशिंग की जाती है, तो इससे मेरीन लाइफ जो है वो अफेक्ट हो चुकी है। एक हमारी जो रिक्वायरमेंट से जब ज़्यादा फ़िशिंग की जाती है तो इससे फ़िशिंग जो है वो ख़त्म होने के कगार पे पहुंच चुकी है। उसके बाद हम हंटिंग के साथ गैदरिंग की बात करते हैं, तो गैदरिंग भी प्रिमिटिव और दूसरा मॉडर्न गैदरिंग की जाती है, यानी कि प्रिमिटिव सबसिस्टेंस लेवल पे गैदरिंग करते हैं, यानी कि जितनी ज़रूरत है उतना ही गैदर करते हैं। दूसरा जो मॉडर्न गैदरिंग करते हैं वो प्रॉफिट अर्न करने के लिए गैदरिंग की जाती है। प्रिमिटिव जो गैदरिंग करते हैं ये मेडिसिनल प्लांट्स, एडिबल प्लांट्स को जो है गैदर करते हैं। एनिमल के एक्सट्रैक्ट, फूड, शेल्टर, क्लोथिंग, जो बहुत कम कैपिटल की रिक्वायरमेंट रहती है। जो कैपिटल होता है बहुत कम यूज़ करते हैं, टेक्नोलॉजी बहुत ज़्यादा लो रहती है, सरप्लस नहीं होता, यानी कि एक्स्ट्रा में वो गैदर नहीं करते हैं। गैदरिंग का मतलब होता है कि कुछ गैदर करना, चाहे फ्रूट्स हैं, नट्स हैं, जंगल में जाते हैं वहाँ से, चाहे एनिमल की स्किन है, कुछ भी गैदर करना है, और पर पर्सन जो यील्ड है वो बहुत कम रहता है, और ये नेचर के साथ बैलेंस मेंटेन करके रहते हैं। और मॉडर्न गैदरिंग की अगर बात करें तो मॉडर्न गैदरिंग जो है वो मार्केट ओरिएंटेड होती है, यानी कि प्रॉफिट अर्न करना है, कमर्शियल पर्पस के लिए की जाती है, यानी कि इंटरनेशनल मार्केट के अंदर सेल करना है, जिसके अंदर जो है लीव्स होते हैं, बार्क्स फॉर कैनिन होती है, कोक, फैब्रिक्स, ड्रग, कॉस्मेटिक, नट्स, रबर्स, ये सब चीज़ें जो कलेक्ट किया जाता है, जिसमें गम्स भी होती हैं, जिसको कलेक्ट करके इंटरनेशनल मार्केट में सोल्ड किया जाता है। यहाँ पे एक क्वेश्चन आया है कि गैदरिंग हैव लिटिल चांस टू बिकमिंग इम्पोर्टेंट फॉर ग्लोबल मार्केट। क्या गैदरिंग इंटरनेशनल मार्केट पे बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है?
हाँ इम्पोर्टेंट है, लेकिन ये इंटरनेशनल लेवल पे बहुत ज़्यादा प्रॉफिटेबल नहीं है, क्योंकि इसके मुकाबले में जो सिंथेटिक प्रोडक्ट्स हैं वो बहुत ज़्यादा कम प्राइस पे मिलते हैं और इनसे क्वालिटी कहीं ज़्यादा बेहतर होती है और प्राइस भी बहुत ज़्यादा लो रहता है। तो इससे जो गैदरिंग जो करने जाते हैं, जंगल में जाते हैं, एक्सट्रीम क्लाइमेटिक कंडीशंस में जाते हैं, तो वहाँ पे गैदरिंग करना बहुत ज़्यादा मुश्किल रहता है। और सिंथेटिक प्रोडक्ट्स जो हैं आसानी से बनाए जा सकते हैं क्योंकि इस फैक्ट्री मेड होते हैं और ये बहुत ज़्यादा कम कॉस्ट के ऊपर ऑब्टेन किए जा सकते हैं। अब ये कहाँ पे प्रैक्टिस की जाएगी? अगर आप वर्ल्ड का मैप देखो तो या तो ये इक्वेटर के ऊपर या ये पोलर रीजन के ऊपर, यानी कि साउथ पोल एंड नॉर्थ पोल। नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल हम इसको अपोजिट ले सकते हैं, यानी कि या तो एक्सट्रीम हॉट क्लाइमेटिक कंडीशन या एक्सट्रीम कोल्ड क्लाइमेटिक कंडीशन में इस तरह की एक्टिविटी की जाती है। तो एक्सट्रीम हॉट क्लाइमेटिक कंडीशंस के अंदर आ जाते हैं ट्रॉपिकल अफ्रीका, इसके अंदर आ जाता है अमेज़न बेसिन जो साउथ अफ्रीका के अंदर, साउथ अमेरिका के अंदर आ जाता है। ट्रॉपिकल अफ्रीका या कॉन्गो बेसिन भी हम इसे कहते हैं। नॉर्दर्न फ्रिंक्स ऑफ ऑस्ट्रेलिया, यानी कि ऑस्ट्रेलिया के जो ऊपर वाले पार्ट है जो इक्वेटर के बहुत ज़्यादा पास है। साउथ ईस्ट एशिया, यहाँ पर इस तरह की एक्टिविटी की जाती है, यानी कि यहाँ पे हंटिंग एंड गैदरिंग की जाती है। अगर हम नॉर्थ पोल की बात करें तो यहाँ पर नॉर्दर्न यूरेशिया आ जाता है या नॉर्दर्न कनाडा के पार्ट्स आ जाते हैं जहाँ पर एक्सट्रीम नॉर्थ के अंदर चला जाता है। अगर हम साउदर्न हेमिस्फीयर की बात करें, साउदर्न पोल्स की बात करें तो ये चिले, साउदर्न चिले आ जाता है जहाँ पर गैदरिंग की जाती है। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है पेस्टोरलिज्म। व्हाट इज पेस्टोरलिज्म? पेस्टोरलिज्म का मतलब है डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल, कि जो प्रिमिटिव लोग थे वो क्या करते थे? हंटिंग करते थे। प्रिमिटिव लोग क्या करते थे? हंटिंग करते थे और उन्हें लगा कि हंटिंग जो सस्टेनेबल नहीं है, हम लंबे समय तक हंटिंग नहीं कर सकते हैं, लॉन्ग रन के लिए हम हंटिंग नहीं कर सकते क्योंकि एनिमल्स को अगर हम हंट करते रहेंगे तो वो ख़त्म होते जाएंगे। तो इन्होंने क्या करना स्टार्ट कर दिया? एनिमल्स को डोमेस्टिकेट करना स्टार्ट कर दिया। अब डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल जो है वो दो लेवल पे होता है, एक सब्सिस्टेंस लेवल पे होता है, एक कमर्शियल लेवल पे या मॉडर्न लेवल। कमर्शियल लेवल को हम क्या कह सकते हैं? मॉडर्न लेवल कह सकते हैं। मॉडर्न टाइप में किया जाता है। सब्सिस्टेंस का मतलब है जितनी ज़रूरत है सिर्फ उतना ही, लो लेवल की टेक्नोलॉजी का यूज़ किया जाता है। अब ये दोनों जो है वो सोशल और टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट के ऊपर डिपेंड करता है। सोसाइटी अगर एडवांस है तो कमर्शियल लेवल पे किया जाएगा, टेक्नोलॉजी बहुत एडवांस है तो कमर्शियल लेवल पे किया जाएगा। अगर सोसाइटी और टेक्नोलॉजी बहुत ज़्यादा कम है तो वो सब्सिस्टेंस लेवल पे किया जाएगा। जब हम इसको आगे डिस्कस करेंगे तो आप इजीली इसमें अंडरस्टैंड कर सकते हो कि क्या कमर्शियल होता है, क्या सब्सिस्टेंस होता है। इसको दो टाइप में डिवाइड किया जाता है। फर्स्ट इज़ नोमैडिक हर्डिंग एंड अदर इज़ कमर्शियल लाइव स्टॉक रियरिंग। नाम याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। अब होता क्या है? नोमैडिक हर्डिंग क्या होती है और कमर्शियल लाइव स्टॉक रियरिंग क्या होती है? देखिए, नोमैडिक हर्डिंग जो है प्रिमिटिव सब्सिस्टेंस एक्टिविटी है। व्हाट इज मीनिंग ऑफ प्रिमिटिव? प्रिमिटिव का मतलब है बहुत पुरानी, जो हम कह सकते हैं जो ट्राइबल लोग, यानी कि जो जंगल में लोग रहते हैं या बहुत ज़्यादा कम जिनके पास टेक्नोलॉजी है, उनको प्रिमिटिव कहा जाता है, जो पुराने तौर तरीके से अभी भी रह रहे हैं। और सब्सिस्टेंस का मतलब होता है कि जितना हमारे पास है सिर्फ उसका ही उतना, हमें जितनी ज़रूरत है उतना ही प्रोडक्शन करना, प्रोडक्शन फॉर नीड। यानी कि जितने पास हमारे पास ज़रूरत है उतना ही हम प्रोडक्शन करेंगे, उसे बोलेंगे सब्सिस्टेंस। अब जो हर्डर्स होते हैं, यानी कि जो चरवाहे होते हैं, वो पूरी तरह से अपने एनिमल्स के ऊपर डिपेंड करते हैं, चाहे वो फूड हो, शेल्टर हो, क्लोथिंग हो या ट्रांसपोर्टेशन हो। किसी भी तरह की जो ज़रूरत है उनकी, वो पूरी की पूरी जो है एनिमल्स के ऊपर डिपेंड करती है। वो एक वेल डिफाइंड टेरिटरी में मूव करते हैं, यानी कि उनकी जो टेरिटरी होती है फिक्स होती है। वो एक जगह से दूसरी जगह, अगर वो समर टू विंटर अगर मूव करेंगे तो वो फिक्स मूवमेंट में, यानी कि समर में वो यहाँ होंगे, विंटर में यहाँ होंगे, तो हर साल वो इसी पाथ से ट्रेवल करेंगे। उसी समय में वो समर में यहाँ मिलेंगे और विंटर में यहाँ मिलेंगे, यानी कि उनका फिक्स पाथ होता है। अलग अलग जोग्राफिकल रीजन में जो एनिमल्स हैं वो सेपरेट होते हैं। अलग अलग तरह के एनिमल्स को रेयर किया जाता है, जैसे आर्कटिक और सब आर्कटिक, एशियाटिक या सारा डेजर्ट की अगर बात करें तो यहाँ पे शीप, गोट और कैमल, यानी कि हम किसकी बात करें? डेजर्ट की बात करें। डेजर्ट में आपको शीप, गोट और कैमल मिलेंगे। और अगर आप ट्रॉपिकल अफ्रीका में आ जाओ तो यहाँ पे कैटल्स, यानी कि ट्रॉपिकल अफ्रीका मतलब यहाँ पे बहुत ज़्यादा रेनफॉल रहती है, बहुत ज़्यादा रेनफॉल रहती है, तो यहाँ पर एवरग्रीन फॉरेस्ट देखने को मिलते हैं।
जहाँ पर फॉरेस्ट ज़्यादा होंगे, जहाँ पर घास ज़्यादा होंगे, वहाँ पर कैटल्स यानी कि काउज वगैरह को डोमेस्टिकेट किया जाता है। तिब्बत हमारे पास में, तो वहाँ पे याक्स, और एंडीज़ में इलामास, और आर्कटिक और सब आर्कटिक रीजन में रेंडियस देखने को मिलते हैं। आर्कटिक और सब आर्कटिक रीजन जिसमें बर्फ़ से भरे हुए पहाड़ रहते हैं, पूरी तरह से हर समय जो है वो ठंड रहती है, बहुत ज़्यादा माइनस में टेम्परेचर रहता है, तो उसमें रेंडियस पाले जाते हैं जो बड़े बड़े सींगों वाले हिरन होते हैं। अब इसको ट्रांस ह्यूमन्स एक्टिविटी भी बहुत इंपॉर्टेंट है इसके अंदर। व्हाट इज ट्रांस ह्यूमन्स एक्टिविटी? देखिए, या प्लेन टू प्लेन मूव करना, इसको बोलेंगे हॉरिजेंटल मूवमेंट, यानी कि प्लेन से प्लेन, एक प्लेन से दूसरे प्लेन की तरफ मूव कर रहे हैं, या वो हाई एल्टीट्यूड टू लो एल्टीट्यूड मूव करना, हाई एल्टीट्यूड टू लो एल्टीट्यूड मूव करना, यानी कि पहाड़ी एरिया हो गया। ठीक है, अब जो पहाड़ी है जहाँ पे बर्फ़ रहती है, हम इसमें एग्जांपल ले सकते हैं हमारे यहाँ पे हिमालय का, यानी कि विंटर में क्या रहेगी, बर्फ़ रहेगी, और समर में जो है वो क्या होगा, बर्फ़ पिघल जाएगी। तो जो बकरवाल है, भोतियाज है, गुज्जर है या गद्दीस हैं, ये क्या करते हैं, ये विंटर में जो है वो प्लेन्स में आ जाते हैं, लो लेइंग एरिया में आ जाते हैं, और समर में वो ऊपर जो हाई एल्टीट्यूड में चले जाते हैं, यानी कि जब गर्मी होगी तो वो पहाड़ों में चले जाएंगे, और जब ठंड होगी तो वो पहाड़ों से मैदान में आ जाएंगे, क्योंकि वहाँ पे बर्फ़ जम चुकी है। अपने जो एनिमल्स हैं उनको हर्डर्स अपने जो एनिमल्स को चराने के लिए मैदान में आ जाते हैं। इसको बोला जाता है ट्रांस ह्यूमन्स एक्टिविटी। अगर वो प्लेन टू प्लेन मूव कर रहे हैं तो हॉरिजेंटल मूवमेंट है, अगर वो हाई एल्टीट्यूड लो एल्टीट्यूड या पहाड़ों से मैदान की तरफ आ रहे हैं तो वो वर्टिकल मूवमेंट है। देन नोमैडिक हर्डिंग जो है वो रेगुलरली श्रिंक होती जा रही है। श्रिंक मतलब है कि रिड्यूस होती जा रही है, कम होती जा रही है। क्यों होती जा रही है? ड्यू टू पॉलिटिकल बाउंड्रीज एंड न्यू सेटलमेंट पॉलिसीज़। बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है कि नोमैडिक हर्डिंग जो है श्रिंक होती जा रही है। श्रिंक का मतलब होता है सिकुड़ना, कम हो जाना। क्या कारण है? एक तो पॉलिटिकल बाउंड्रीज बन रही है, पहले इंडिया, चाइना और पाकिस्तान ये सारा एरिया खुला हुआ था, तो यहाँ से लेकर लोग जो है दूर दूर तक ट्रैवल करते थे अपने एनिमल्स को। लेकिन आज के समय में हमारी बाउंड्री लाइंस हो चुकी है, इंडिया वाले चाइना में नहीं जा सकते, चाइना वाले इंडिया में नहीं आ सकते, पाकिस्तान वाले इंडिया में नहीं आ सकते, इंडिया वाले पाकिस्तान में नहीं जा सकते, जिससे इनकी जो पॉलिटिकल बाउंड्रीज़ के डिवीज़न की वजह से इनका जो मूवमेंट है वो बहुत रिड्यूस हो चुका है। न्यू सेटलमेंट पॉलिसीज़, यानी कि हमारी जो ज़मीन है उसके अंदर कोई दूसरा एंटर नहीं कर सकता। तो पहले ज़मीनें जो है खाली पड़ी रहती थी, तो कोई भी मूवमेंट कर सकता था। अब ये प्रैक्टिस कहाँ की जाती है? अब इसका इंपॉर्टेंट है कि ये इस तरह की एक्टिविटीज़ ये इंपॉर्टेंट है मैप आपके एग्ज़ाम के लिए। ये अटलांटिक शोर ऑफ नॉर्थ अफ्रीका, यानी कि नॉर्थ अफ्रीका के अंदर, आप सीधा एग्जांपल ले लो, जो अटलांटिक ओशन है उस तरफ, मंगोलिया, सेंट्रल चाइना, टुंड्रा रीजन ऑफ यूरेशिया का टुंड्रा रीजन जो नॉर्दर्न पोल रीजन है उसके अंदर, साउथ वेस्ट अफ्रीका, मेडागास्कर एंड अरेबियन पेनिनसुला, जो हम मैप के अंदर डिस्कस करेंगे। ये मैप आपके एग्जाम के पर्सपेक्टिव से बहुत इंपॉर्टेंट, जो पिछला मैप था वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये मैप भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अब हम टुंड्रा रीजन कौन सा है, ये देखो आप, टुंड्रा रीजन जो यूरेशिया का पार्ट है, यानी कि एशिया और यूरोप दोनों के अंदर जो पोल के साइड में जो एरिया है उसको टुंड्रा रीजन बोला जाता है, जो अपनी क्लाइमेटिक कंडीशंस की वजह से टुंड्रा बोला जाता है। नेक्स्ट है मंगोलिया, जो चाइना और रशिया के बीच में, आप देखो मंगोलिया, ये है मंगोलिया। उसके बाद सेंट्रल चाइना, इंडिया के ऊपर तरफ चाइना है, चाइना का सेंट्रल पार्ट। अरेबियन पेनिनसुला देखो आप, अरेबियन पेनिनसुला जो गल्फ़ कंट्रीज़ हैं वो सब अरेबियन पेनिनसुला के अंदर आ जाते हैं। इसके अंदर मेडागास्कर आ जाते हैं, जैसे इंडिया के बराबर में श्रीलंका है, वैसे अफ्रीका के बराबर में आपको नज़र आएगा मेडागास्कर। उसके बाद साउथ वेस्ट साउथ अफ्रीका, यानी कि इसमें साउथ अफ्रीका को आपको नहीं लिखना है, इसके अंदर नमीबिया वगैरह जो कंट्रीज़ हैं वो आ जाती है, जो इंडिया कालाहारी डेजर्ट वगैरह हो गया, वो साउथ वेस्ट साउथ अफ्रीका। और अटलांटिक शोर, ये है अटलांटिक ओशियन, अटलांटिक ओशियन की तरफ वाला नॉर्थ अफ्रीका। तो ये है हमारा नोमैडिक हर्डिंग, जिसके अंदर हमारे टुंड्रा रीजन आ जाता है यूरेशिया का, जैसे मंगोलिया आ जाता है, सेंट्रल चाइना आ जाता है, अरेबियन पेनिनसुला आ जाता है, मेडागास्कर आ जाता है, साउथ वेस्ट साउथ अफ्रीका आ जाता है, और अटलांटिक शोर ऑफ नॉर्थ अफ्रीका आ जाता है। देन वी विल डिस्कस नेक्स्ट टॉपिक। अब हम जो हमारा नोमैडिक हर्डिंग था
उसके बाद जो इसका नेक्स्ट पार्ट है, जो पेस्टोरलिज्म का सेकंड पार्ट है, जो कमर्शियल लेवल पे या मॉडर्न लेवल पे जो रियरिंग होता है, एनिमल रियरिंग, उसको बोला जाता है कमर्शियल लाइव स्टॉक रियरिंग। कमर्शियल लाइव स्टॉक रियरिंग है, ये वेल ऑर्गेनाइज्ड एक्टिविटी है जो हाईली डेवलप कंट्रीज़ हैं उनके अंदर की जाती है। जो बहुत ज़्यादा डेवलप कंट्रीज़ हैं उनके अंदर इस तरह की एक्टिविटीज़ की जाती है। यहाँ पर जब हम हाईली डेवलप पार्ट की बात करेंगे या हाईली जो डेवलप कंट्रीज़ हैं उनकी बात करेंगे, तो यहाँ पे कैपिटल इन्वेस्टमेंट यानी कि पैसा बहुत बड़े लेवल पे लगाया जाता है। लेटेस्ट टेक्नोलॉजी का यूज़ किया जा रहा है। यहाँ पर सिंगल एनिमल को रियर किया जाता है, यानी कि सिर्फ एक ही एनिमल होता है। एनिमल जो है वो हॉर्स, शीप, गोट, कैटल्स रखे जाते हैं। यानी कि अगर हॉर्स होगा तो एक हॉर्स ही मिलेगा हर उस जगह पे जहाँ पर रियरिंग किया जा रहा है। अगर शीप होगी तो अकेली शीप ही रखी जाएगी, जिसमें हम मेरिनो शीप की बात करते हैं, मेरिनो शीप। गोट है तो गोट है, कैटल है तो कैटल है। इनको मीट, वूल, हाइड, स्किन्स के लिए, यानी कि इनसे पैसा कमाना है, और मीट के लिए, वूल के लिए, हाइड्स के लिए, स्किन्स के लिए इनको रखा जाता है, और इनको वर्ल्ड मार्केट के अंदर सोल्ड किया जाता है। ऐसा नहीं है कि एनिमल्स को चरा रहे हैं, घुमा रहे हैं खुले में, नहीं, वो एक फिक्स जगह पे रखे जाते हैं एनिमल्स को, और उनको साइंटिफिकली पैक्ड किया जाता है। यानी कि जो भी इनकी मीट्स होते हैं, वूल्स होते हैं, हाइड्स होते हैं, इनको साइंटिफिकली पैक किया जाता है। एनिमल्स जो है वो परमानेंट रेंचेस में रखे जाते हैं, ऐसा नहीं खुले में चराए जा रहे हैं, नहीं, परमानेंट रेंचेस होते हैं जिसके अंदर एनिमल्स को, इसको रेंचिंग भी बोला जाता है। इस एक्टिविटी को क्या बोला जाता है? रेंचिंग भी बोला जाता है। तो इस तरह के जो है, और एनिमल्स को जो है फेंस्ड पार्सल के अंदर ग्रेज किया जाता है, यानी कि खुले में नहीं है, चारों तरफ तारबंदी होगी, बाड़बंदी होगी, उसके अंदर ही एनिमल्स चरेंगे। और जो पार्सल होगा, यानी कि एक जगह को पार्सल बोला गया जिसको चारों तरफ से बंद कर दिया गया है, उसके एनिमल को खुला छोड़ दिया जाता है, उसके अंदर पीछे नहीं घूमेंगे, सिर्फ चारों तरफ से गेट होगा, उसको बंद कर दिया जाएगा, उसके अंदर घास होगी, वो एनिमल्स चरेंगे। उसके बाद ये जो पार्सल्स होते हैं वो उस एनिमल की कैपेसिटी, यानी कि अगर छोटे एनिमल से तो पार्सल छोटा होगा, अगर बड़े एनिमल से तो पार्सल बड़ा होगा, बहुत ज़्यादा एम्फेसाइज किया जाता है। यानी कि जहाँ भी हम एनिमल्स की मॉडर्न टाइप के अंदर बात करेंगे, एम्फेसाइज होगा ब्रीड सिलेक्शन के अंदर, साइंटिफिक ब्रीडिंग के लिए, वेटरनरी सर्विसेज के लिए, जेनेटिक इम्प्रूवमेंट के ऊपर। यानी कि ब्रीड सिलेक्शन, अच्छा ब्रीड होना चाहिए, ब्रीडिंग जो करवाई जाएगी वो साइंटिफिक तरीके से करवाई जाएगी, वेटरनरी सर्विसेज रेगुलर प्रोवाइड की जाएगी, और जेनेटिक इम्प्रूवमेंट, यानी कि जीन किस तरह का, अगर एनिमल्स ख़राब हैं तो उनको पूरी तरह से जो है वो बूचड़ खाने में भेज दिया जाता है, मार दिया जाता है, उनको रखा नहीं जाता। अब यहाँ पर जो 2/3 रेनडियर्स है वो इस्कोमोस रियर करते हैं अलास्का के अंदर, नॉर्दर्न अलास्का है, अलास्का यूएसए का पार्ट है। यहाँ पर जो 2/3 रेनडियर्स हैं वो अलास्का के अंदर इस्कोमोस रियर करते हैं। अब ये प्रैक्टिस कहाँ किया जाता है? जो मॉडर्न वर्ल्ड, जो हाईली डेवलप कंट्रीज़ हैं उनके अंदर ऐसी एक्टिविटी की जाती है, जिसमें न्यूजीलैंड आ जाता है, ऑस्ट्रेलिया है, अर्जेंटीना, उरुग्वे एंड यूएसए। तो ये आपका मैप है, और मैप बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर हम कमर्शियल लाइव स्टॉक रियरिंग मैप की बात करें तो न्यूजीलैंड ये वाली कंट्री है, ऑस्ट्रेलिया, साउथ अफ्रीका ये वाली कंट्री है, साउथ अफ्रीका। उसके बाद अर्जेंटीना, दिस इज़ अर्जेंटीना, ये अर्जेंटीना है। उरुग्वे एक छोटी सी कंट्री है अर्जेंटीना और ब्राज़ील के बीच में, और यूएसए का अलास्का जो है वो आपको यहाँ मिलेगा, ये दिस इज़ अलास्का जो कनाडा के पास में है। देन इज़ एग्रीकल्चर। अब हमने एनिमल्स को रियर करना डिस्कस कर लिया, अब हम बात करेंगे एग्रीकल्चर की। देखिए एग्रीकल्चर जो है वो मल्टी कॉम्बिनेशन है फिजिकल सोशियो इकोनॉमिक कंडीशन, यानी कि अगर जैसी फिजिकल एरिया है वो उस फिजिकल और सोशियो इकोनॉमिक कंडीशन के बेसिस पे डिफरेंट टाइप की एग्रीकल्चर की जाएगी उस एरिया के अंदर। इसके अंदर दोनों तरह से होता है, क्रॉप भी ग्रो किया जाता है और एनिमल्स को भी रियर किया जाता है, दोनों को इंक्लूड किया जाता है एग्रीकल्चर के अंदर। ऐसा नहीं कि सिर्फ खेती करना, सिर्फ जो है फसल बोना है, बल्कि एनिमल्स को रियर करना भी एग्रीकल्चर के अंदर इंक्लूड किया जाता है। अब हम इकोनॉमिक कंडीशन और सोशल कंडीशन के बेसिस पे 2 टाइप में इसको डिवाइड करते हैं। फर्स्ट वन इज़ सब्सिस्टेंस एंड अदर वन इज़ मॉडर्न। पहले हम सब्सिस्टेंस एग्रीकल्चर की बात करेंगे, जो ग्रो किया जाता है कंजप्शन पर्पज़ के लिए। कंजप्शन मतलब है जितना ग्रो करेंगे वो सब खा लेंगे, उतना ही प्रोड्यूस करेंगे जितनी हमारी ज़रूरत है। तो इसको हम 2 टाइप में डिवाइड कर देते हैं, फर्स्ट इज प्रिमिटिव एंड अदर इज इंटेंसिव। अब कई बार प्रिमिटिव और
इंटेंसिव के बीच में डिफरेंस पूछा जाता है, कई बार इंटेंसिव और एक्सटेंसिव के बीच में डिफरेंस पूछा जाता है। अब जो प्रिमिटिव सब्सिस्टेंस एग्रीकल्चर है, जिसको हम झूम कल्टीवेशन भी कहते हैं, जिसको हम शिफ्टिंग कल्टीवेशन भी कहते हैं, जिसे हम स्लैश एंड बर्न कल्टीवेशन भी कहते हैं, ये जो है ट्राइबल जो एरियाज़ हैं, जिसमें ट्रॉपिकल अफ्रीका आ जाता है, साउथ एंड सेंट्रल अमेरिका आ जाता है, साउथ ईस्ट एशिया आ जाता है, यहाँ पर इस तरह की एक्टिविटी, यानी कि वर्ल्ड के ज़्यादातर पार्ट्स में जो इक्वेटर के आसपास एरिया है वहाँ पर ऐसी एक्टिविटीज़ की जाती है। ये फॉरेस्ट के अंदर की जाती है, यानी कि ऐसी एक्टिविटी जो फॉरेस्ट जो ट्राइबल लोग हैं वो फॉरेस्ट में रहते हैं और फॉरेस्ट के कुछ पैच को साफ़ करते हैं बर्निंग करके, वेजिटेशन को आग लगा देते हैं, वहाँ पे जो भी झाड़ियाँ वगैरह जो भी पेड़ पौधे हैं उनको सबको जला दिया जाता है, और जो ऐश होती है, जो राख होती है, वो सॉइल की फर्टिलिटी को इम्प्रूव करने का काम करती है। अब क्या होता है कि ये 3 से 5 साल के लिए वहाँ पे खेती करते हैं एक जगह पे, एक पैच के ऊपर, फिर जब वो फर्टिलिटी रिड्यूस हो जाती है उस पैच की, तो वो दूसरी जगह चले जाते हैं, और वो रेगुलरली एक मूवमेंट रहता है, यानी कि यहाँ एक एरिया में साफ़ किया और ये लगातार आपको यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ और यहाँ से यहाँ, यानी कि एक इसको बोला जाता है झूम साइकिल, यानी कि यहाँ से वेजिटेशन को बर्न किया, फिर यहाँ चले गए, 3 साल बाद यहाँ से यहाँ चले गए, यहाँ चले गए, इस तरह से इसको झूम साइकिल भी बोला जाता है। इसमें जो प्रोडक्टिविटी तो बहुत कम होती है और यील्ड होती है वो भी बहुत कम होती है। यील्ड मीन्स प्रोडक्शन, प्रोडक्टिविटी भी कम होती है पर पर्सन, यानी कि एक आदमी के हिस्से में जो प्रोडक्शन आता है वो भी बहुत कम आता है। यहाँ पे टूल्स हैं वो बहुत ज़्यादा प्रिमिटिव यूज़ किए जाते हैं, इसमें होज़ है, स्टिक्स हैं, और कैपिटल बहुत ज़्यादा कम यूज़ की जाती है, और टेक्नोलॉजी भी बहुत ज़्यादा लो यूज़ की जाती है, बहुत ज़्यादा लो टेक्नोलॉजी का यूज़ किया जाता है, जिसमें लकड़ी वगैरह हो गए, हल वगैरह का भी यूज़ नहीं करते हैं। इसको अलग अलग नामों से जाना जाता है एरियाज़ के अंदर, जैसे मिल्पा सेंट्रल अमेरिका या मैक्सिको के अंदर, लदेंग इंडोनेशिया और मलेशिया के अंदर, झूमिंग अपने जो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स हैं इंडिया के, वहाँ पर इसे झूमिंग कहा जाता है। देन नेक्स्ट सब्सिस्टेंस एग्रीकल्चर इज़ इंटेंसिव सब्सिस्टेंस एग्रीकल्चर। ये जो हाईली पॉपुलेटेड एरियाज़ है, जिसमें इंडिया भी आ जाता है, जिसको मॉनसून जो एरिया है एशिया, मॉनसून एशिया के अंदर इस तरह की जो हाईली पॉपुलेटेड, बहुत ज़्यादा डेंसिटी और पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है, वहाँ पर इस तरह की एक्टिविटी की जाती है। ये 2 टाइप में डिवाइड की जाती है, एक है पैडी कल्टीवेशन, एक है अदर देन पैडी कल्टीवेशन। पैडी कल्टीवेशन मीन्स राइस, कल्टीवेशन ऑफ राइस, राइस को क्या बोला जाता है, पैडी बोला जाता है। अब यहाँ पर जो रेनफॉल, अब जहाँ पर पैडी कल्टीवेशन की जाती है वहाँ पर रेनफॉल बहुत ज़्यादा हाई रहता है, बहुत ज़्यादा रेनफॉल होने की वजह से राइस कल्टीवेट की जाती है, या यहाँ पर फ्लड एरियाज़ रहते हैं, या यहाँ पर ये रिवर फ्लो करती है, इसके रिवर भी हो सकती है, या कोई फ्लडी एरिया हो सकता है, या बहुत ज़्यादा रेनफॉल वाला एरिया हो सकता है। दूसरा होता है अदर देन पैडी कल्टीवेशन। अदर देन पैडी कल्टीवेशन मतलब जहाँ पर जो ड्रायर एरिया है, बारिश कम होती है, जहाँ पर जो है वो रिवर्स की फैसिलिटी नहीं है, तो यहाँ पर वीट है, सोयाबीन है, बार्ले है, सोरगम है, ये सब ग्रो किए जाते हैं। यानी कि जहाँ पर राइस नहीं होती है तो वहाँ पर जो है वाटर की मॉइस्चर जो है कम होता है, तो यहाँ पर वीट, सोयाबीन, बार्ले और सोगम ग्रो किया जाता है। इन दोनों की, यानी कि हम कैरेक्टरिस्टिक किसकी बात कर रहे हैं, पैडी और अदर देन पैडी कल्टीवेशन। ये जो एग्रीकल्चर वो मैनुअली वर्क किया जाता है, यानी कि हाथ से काम किया जाए, वर्क बाय हैंड, काम जो है वो हाथ से किया जाता है। यहाँ पर फर्टिलाइजर्स, केमिकल्स, पेस्टिसाइड, मैन्योर, इन सब का बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है। पर हेक्टर प्रोडक्टिविटी बहुत ज़्यादा होती है, यानी कि पर हेक्टर प्रोडक्टिविटी तो ज़्यादा होती है, लेकिन पर पर्सन प्रोडक्टिविटी बहुत कम होती है। अब इसके पीछे वजह क्या है कि पर हेक्टर प्रोडक्टिविटी तो ज़्यादा है लेकिन पर पर्सन प्रोडक्टिविटी कम है, क्योंकि लोग ज़्यादा हैं और एक आदमी के हिस्से में ज़मीन जो है वो कम है, एक टुकड़े के ऊपर बहुत ज़्यादा लोग डिपेंड करते हैं, तो जिससे जो लैंड होल्डिंग है वो बहुत ज़्यादा स्मॉल होती है। यहाँ पर मशीन्स का यूज़ होता है लेकिन लिमिटेड होता है, बहुत कम मशीन्स का यूज़ होता है। जो ड्रायर एरियाज़ हैं जहाँ पर वीट, सोरगम या बार्ले, सोयाबीन ग्रो किया जाता है, वहाँ पर इरिगेशन फैसिलिटीज़, या जो ड्रायर एरिया वहाँ पर इरिगेशन फैसिलिटीज़ यूज़ की जाती है। ये कहाँ प्रैक्टिस की जाती है, नॉर्दर्न चाइना, मंचूरिया, नॉर्थ कोरिया, नॉर्थ जापान है, इंडो गैंगेटिक प्लेन, यानी कि जो इंडस और गंगा का जो प्लेन है, ब्रह्मपुत्र प्लेन है, वहाँ पर इस तरह की एक्टिविटी की जाती है। देन अब हम बात करेंगे मॉडर्न एग्रीकल्चर की। हमने प्रिमिटिव या सब्सिस्टेंस एग्रीकल्चर की बात कर ली, अब हमारे पास आता है मॉडर्न एग्रीकल्चर। मॉडर्न एग्रीकल्चर में आता है सबसे पहले प्लांटेशन। प्लांटेशन जो है वो यूरोपियंस ने एस्टेब्लिश की थी अपनी ट्रॉपिकल कॉलोनीज़ के अंदर।
यानी कि जो उनकी ट्रॉपिकल कॉलोनीज़ थी, यानी कि जो इक्वेटर, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के बीच की जो कॉलोनीज़ थी, वहाँ पर उन्होंने अपनी कॉलोनीज़ के अंदर प्लांटेशन एग्रीकल्चर करना स्टार्ट किया। अब प्लांटेशन क्रॉप क्या होते हैं? प्लांटेशन क्रॉप में टी होता है, कॉफ़ी, कोकोआ, रबर, कॉटन, ऑयल पाम, शुगर केन, बनाना, पाइनएप्पल, ये जहाँ भी ये सारी चीज़ें ग्रो की जाती है उसे क्या कहा जाता है? प्लांटेशन कहा जाता है। अब इसकी कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होती है, कुछ विशेषता होती है, जिसमें यानी कि यहाँ पे लार्ज एस्टेट्स, बहुत बड़े बड़े एस्टेट्स होते हैं, हज़ारों एकड़ जो ज़मीन है वहाँ पर सिर्फ या टी ग्रो की जाएगी, या रबर, या कॉफ़ी, या कोकोनट, या कॉटन, ये शुगर कैन, इस तरह की एक्टिविटी होगी। हाईली मैकेनाइज्ड होती हैं, यानी कि पूरी तरह से मशीन का यूज़ किया जाता है। सिंगल क्रॉप होता है, यानी कि सिर्फ एक ही क्रॉप होगा। जैसे हमने कहा कि हज़ारों एकड़ एक ही फसल आपको मिलेगी एक क्लाइमेटिक कंडीशन के अंदर। लेबर बहुत ज़्यादा चीप चाहिए इसको, क्योंकि ट्रॉपिकल रीजन्स हैं, बहुत ज़्यादा लेस डेवलप कंट्रीज़ है, तो यहाँ पर आपको लेबर जो है बहुत ज़्यादा चीप मिल जाती है, तो यहाँ पर चीप लेबर रिक्वायरमेंट रहती है। अच्छी ट्रांसपोर्टेशन की ज़रूरत होती है, ट्रांसपोर्टेशन बहुत ज़्यादा अच्छा होना चाहिए। साइंटिफिक कल्टीवेशन की रिक्वायरमेंट रहती है, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी की ज़रूरत रहती है, बहुत ज़्यादा कैपिटल यानी कि पैसे की बहुत ज़्यादा ज़रूरत रहती है, बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट चाहिए। अब हम बात करते हैं कि कौन सी कॉलोनियल कंट्री थी, कौन सी कॉलोनीज़ थी और वहाँ पे किस तरह का प्लांटेशन किया। फ्रेंच ने वेस्ट अफ्रीका के अंदर कॉफ़ी और कोकोआ ग्रो किया। ब्रिटिश ने इंडिया के अंदर टी ग्रो की। ब्रिटिश ने श्रीलंका के अंदर टी ग्रो की। ब्रिटिश ने मलेशिया के अंदर रबर ग्रो किया। ब्रिटिश ने वेस्ट इंडीज़ के अंदर शुगर कैन और बनाना ग्रो किया। स्पेनिश और अमेरिकन ने फिलीपींस के अंदर कोकोनट और शुगर कैन ग्रो किया। डच ने इंडोनेशिया के अंदर शुगर कैन ग्रो किया। अब जब ये कंट्रीज़ इंडिपेंडेंट हो गई, यानी कि ये कंट्रीज़ हैं ये सब इंडिपेंडेंट हो गई, तो इंडिपेंडेंस के बाद ये कंट्रीज़ के जो प्लांटेशन थे यहाँ की गवर्नमेंट के पास चले गए। लेकिन कॉफ़ी फेजेंडाज, याद रखना, कॉफ़ी फेजेंडाज जो ब्राज़ील के प्लांटेशन हैं वो आज भी यूरोपियन मैनेज करते हैं, यानी कि आज भी यहाँ के जो कॉफ़ी फेजेंडाज है वो कौन मैनेज कर रहा है? यूरोपियंस मैनेज कर रहे हैं। अब नेक्स्ट आता है एक्सटेंसिव कमर्शियल ग्रेन कल्टीवेशन। अब एक्सटेंसिव कमर्शियल, जो नाम से ही पता चलता है, एक्सटेंसिव यानी कि जो ज़मीन है वो बहुत, फार्म्स जो है वो बहुत बड़े होंगे, बहुत लार्ज फार्म्स मिलेंगे यहाँ पे। अब ये ऐसी एक्टिविटी की कहाँ जाती है? इंटीरियर पार्ट्स, सेमी एरिड एरियाज़, यानी कि हर कॉन्टिनेंट के इंटीरियर पार्ट में सेमी एरिड और मिड लैटिट्यूड्स ऑफ ईच कॉन्टिनेंट, यानी कि हर कॉन्टिनेंट के इंटीरियर पार्ट में सेमी एरिड एरियाज़, यानी कि ना पूरी तरह से एरिड है, ना पूरी तरह से डेजर्ट है, और ना बहुत ज़्यादा रेनफॉल वाला एरिया है। और मिड लैटिट्यूड्स यानी कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न से ऊपर वाली, नॉर्थ साइड या साउथ साइड में, पोल्स की तरफ। यहाँ का जो प्रिंसिपल क्रॉप है वो है वीट, यानी कि मेन क्रॉप क्या है? वीट है। अदर क्रॉप्स आ जाते हैं कॉर्न, बार्ले, ओट्स, रे एट्सेट्रा। फार्म क्या होंगे यहाँ पे? लार्ज। यहाँ पर कैपिटल भी लार्ज होगा, पूरी तरह से मैकेनाइज्ड होता है। जो अमेरिका के अंदर आप एग्रीकल्चर देखते हो, जहाँ पर बड़ी बड़ी मशीन्स, हज़ारों एकड़ के अंदर सिर्फ गेहूँ ही मिलेगी आपको, और वो पूरी तरह से मशीन्स का 10-10, 20-20 बड़ी बड़ी कंबाइंस का यूज़ किया जाता है, और लेटेस्ट टेक्नोलॉजी का वहाँ पर यूज़ किया जाता है। पर पर्सन प्रोडक्टिविटी बहुत ज़्यादा होती है, बट पर हेक्टर प्रोडक्टिविटी कम होती है, क्योंकि एक आदमी के पास हज़ारों एकड़ ज़मीन है, तो क्या सारी ज़मीन को अच्छे से संभाल पाएगा? नहीं संभाल पाएगा। लेकिन एक आदमी के पास हज़ारों एकड़ है, तो हज़ारों एकड़ के अंदर हज़ारों क्विंटल जो फसल होगी वो इसी की होगी। इसको अलग अलग नामों से जाना जाता है अलग अलग एरियाज़ के अंदर। इसका मैप भी बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे यूरेशिया के अंदर इसे स्टेपीज़ कहा जाता है, कनाडा और अमेरिका के अंदर इसे प्रेरीज़ कहा जाता है, नाम याद कर लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है। अर्जेंटीना के अंदर इसे पंपास कहा जाता है, साउथ अफ्रीका के अंदर इसे वेल्ड्स कहा जाता है, ऑस्ट्रेलिया के अंदर इसे डॉन्स कहा जाता है, और न्यूजीलैंड के अंदर इसे कंटेम्परेरी प्लेन्स कहा जाता है। नाउ इज मैप, इसका मैप बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पूछा जा सकता है। अब देखिए आप यूरेशियन स्टेपीज़, अगर आपको क्वेश्चन इस तरह से आएगा, यहाँ पर ए लिखा होगा, यहाँ लिखेंगे कि एक्सटेंसिव कमर्शियल ग्रेन कल्टीवेशन, तो आपको क्या लिखना है? यूरेशियन स्टेपीज़ लिखनी है। ये है अमेरिकन एंड कैनेडियन प्रेरीज, ये है पंपास ऑफ अर्जेंटीना, ये है वेल्ड्स ऑफ साउथ अफ्रीका, ये है ऑस्ट्रेलियन डॉन्स, ये है द कंटेम्परेरी प्लेन्स ऑफ न्यूजीलैंड। नेक्स्ट आता है हमारे पास मिक्स्ड फार्मिंग।
अगर हम मिक्स फार्मिंग की बात करें तो ये हाईली डेवलप पार्ट ऑफ वर्ल्ड में इस तरह की एक्टिविटी की जाती है। जो हम अभी जिसकी बात कर रहे हैं, यानी कि जो भी हम हाईली डेवलप पार्ट, यानी कि जो भी मॉडर्न टाइप की एग्रीकल्चर की बात करेंगे, वो हाईली डेवलप पार्ट ऑफ वर्ल्ड, जहाँ पे बहुत ज़्यादा पैसा होता है, बहुत ज़्यादा एडवांसमेंट होती है, वहाँ पर इस तरह की एक्टिविटी की जाएगी। अब मिक्स फार्मिंग के अंदर जो साइज़ होता है फार्म का, वो मॉडरेट होता है, यानी कि ना बहुत ज़्यादा बड़े फार्म्स या ना बहुत ज़्यादा छोटे फार्म्स। फार्म का साइज़ क्या होगा? लार्ज होगा। यहाँ पर क्रॉप्स होते हैं वीट, बार्ले, ओट्स, रे, मेज। फोडर क्रॉप एंड रूट क्रॉप्स आर इंपॉर्टेंट। यहाँ पे फोडर क्रॉप बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर क्रॉप रोटेशन, यानी कि एक फसल के बाद दूसरी अगर फसल बोएंगे तो बदल के बोएंगे। इंटरक्रॉपिंग, यानी कि एक क्रॉप के साथ दूसरी क्रॉप के साथ तीसरी क्रॉप, इस तरह से मिक्स करके क्रॉप को ग्रो किया जाता है, जिससे फर्टिलिटी इंप्रूव करने में हेल्प करती है। यानी कि इसका इंपॉर्टेंट कंपोनेंट क्या है? क्रॉप रोटेशन एंड इंटरक्रॉपिंग। फोडर क्रॉप बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि यहाँ पे एनिमल्स रियरिंग को बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट दिया जाता है, यानी पशुपालन को बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट दिया जाता है क्रॉप कल्टीवेशन के साथ साथ। यानी कि क्रॉप कल्टीवेशन भी करेंगे और उसके साथ एनिमल रियरिंग करेंगे, और एनिमल्स के लिए फोडर क्रॉप, यानी कि जो चारा होता है, वो ग्रो किया जाता है। एनिमल यहाँ पे कैटल, शीप, पिग्स, पोल्ट्रीज एटसेट्रा देखने को मिलते हैं। इसकी कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, यानी कि हाईली कैपिटल इंटेंसिव होता है, बहुत ज़्यादा पैसा बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट किया जाता है इसके अंदर। केमिकल और फर्टिलाइजर्स का बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है। ग्रीन मैन्योर, यानी कि जो पशुओं की जो खाद होती है उसका यूज़ किया जाता है, ग्रीन मैन्योर बोला जाता है, क्योंकि अगर एनिमल्स को रियर करेंगे तो इस एनिमल का यूज़ एज ए फर्टिलाइज़र किया जाएगा। यहाँ पे जो फार्मर्स होते हैं वो हाईली स्किल्ड होने चाहिए, बहुत ज़्यादा एक्सपर्ट फार्मर्स होने चाहिए। ये हमने फिर वही बात कि जब भी हम एनिमल्स की बात करेंगे तो हम ब्रीड सिलेक्शन की बात करेंगे, साइंटिफिक ब्रीडिंग की बात करेंगे, वेटरनरी सर्विसेज की बात करेंगे। जहाँ भी एडवांस तरीके की जो एग्रीकल्चर हो रही है, चाहे वो एनिमल रियरिंग है, उसके अंदर जब भी हम मॉडर्न की बात करेंगे, हम ब्रीड सिलेक्शन की, साइंटिफिक ब्रीडिंग की और वेटरनरी सर्विसेज की बात ज़रूर करेंगे। अब ये कहाँ प्रैक्टिस किया जाता है? इसका मैप भी बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसमें हम नॉर्थ वेस्ट यूरोप, नॉर्थ ईस्टर्न नॉर्थ अमेरिका, पार्ट्स ऑफ यूरेशिया, टेम्परेट लैटिट्यूड ऑफ साउदर्न हेमिस्फीयर, हम टेम्परेट लैटिट्यूड की जो बात कर रहे हैं वो हम यहाँ करेंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट मैप है, यानी कि ये नॉर्थ ईस्टर्न नॉर्थ अमेरिका का ईस्टर्न पार्ट, नॉर्थ वेस्ट यूरोप, यानी कि यूरोप का वेस्टर्न पार्ट, अर्जेंटीना, उरुग्वे भी इसमें ऐड कर सकते हो आप अपनी तरफ से, साउथ अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, यहाँ पर इस तरह की एक्टिविटी की जाती है। उसके बाद नेक्स्ट आता है डेयरी फार्मिंग। अब हम बात करेंगे डेयरी फार्मिंग की। अब डेयरी फार्मिंग फिर वही बात करेंगे कि डेयरी फार्मिंग एडवांस तरीके की होती है। इसमें जो है रियरिंग ऑफ मिल्चिंग एनिमल्स, जो मिल्क एनिमल्स होते हैं उनको रियर किया जाता है। कैपिटल और लेबर बहुत ज़्यादा इंटेंसिव होता है, यानी कि कैपिटल और लेबर दोनों की बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट रहती है। फिर हम वही बात करेंगे एम्फेसिस ऑन ब्रीड सिलेक्शन, साइंटिफिक ब्रीडिंग, वेटरनरी सर्विसेज। जहाँ भी एनिमल्स की बात होगी, जहाँ भी एडवांस टाइप की एग्रीकल्चर की बात होगी, जहाँ भी एडवांस टाइप के एनिमल रियरिंग की बात होगी, वहाँ पर ब्रीड सिलेक्शन, साइंटिफिक ब्रीडिंग और वेटरनरी सर्विसेज की बात होगी। इसमें कोई ऑफ सीज़न नहीं होता है, खाली समय नहीं होता। जैसे एग्रीकल्चर के अंदर में ऑफ सीज़न मिल जाता है, खाली समय मिल जाता है, लेकिन डेयरी फार्मिंग के अंदर कोई ऑफ सीज़न नहीं होता है। अब जो डेयरी फार्मिंग है वो अर्बन एरियाज़ और इंडस्ट्रियल एरियाज़ के पास में की जाती है। कहाँ प्रैक्टिस की जाती है? जो अर्बन एरियाज़ है, शहर के आसपास होंगे, इंडस्ट्रियल एरियाज़ होंगे, वहाँ पर ही डेयरी फार्मिंग की जाएगी। अब ट्रांसपोर्टेशन, रेफ्रिजरेशन, पेस्चराइजेशन और प्रिजर्वेशन की वजह से जो मिल्क की ड्यूरेबिलिटी है वो इंक्रीज़ हो गई है। यानी कि इन चीज़ों के डेवलपमेंट की वजह से जो मिल्क की ड्यूरेबिलिटी है वो क्या हो चुकी है? इंक्रीज़ हो गई है। यानी कि लंबे समय तक हम मिल्क को रख सकते हैं, क्योंकि आज के समय में रेफ्रिजरेटर आ गया है, ट्रांसपोर्टेशन बहुत ज़्यादा बेहतर हो चुका है। पेस्चराइजेशन होता है जिसमें एकदम बहुत ज़्यादा टेम्परेचर पर ले जाके वापस उस टेम्परेचर को 0 डिग्री सेल्सियस या माइनस में कर देना, पेस्चराइज हो जाता है। अब ये कहाँ प्रैक्टिस की जाती है? इसका मैप भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ये नॉर्थ वेस्ट यूरोप, कनाडा, साउथ ईस्ट ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड एंड तस्मानिया। अब कनाडा तो आप जानते हो, दिस इज़ द कनाडा कंट्री। ये नॉर्थ वेस्ट यूरोप जो हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। अब आती है यहाँ पर जो हमारे पास ऑस्ट्रेलिया है, तस्मानिया है, ऑस्ट्रेलिया के बिल्कुल नीचे तस्मानिया नज़र आएगा, न्यूजीलैंड। नेक्स्ट आता है मेडिटेरेनियन एग्रीकल्चर। अब मेडिटेरेनियन एग्रीकल्चर यानी कि जो आप मेडिटेरेनियन सी के बारे में अगर जानते हो तो ये मेडिटेरेनियन सी है। अब जो इसके आसपास
यानी कि आप बोलोगे कि मेडिटेरेनियन एग्रीकल्चर तो मेडिटेरेनियन सी के आसपास होगी, लेकिन मैं ये कहूँगा कि या मेडिटेरेनियन जैसी क्लाइमेटिक कंडीशन जहाँ भी होगी वहाँ पर मेडिटेरेनियन एग्रीकल्चर की जाएगी। अब मेडिटेरेनियन जो एग्रीकल्चर है वो हाईली कमर्शलाइज्ड एग्रीकल्चर है। कमर्शलाइज मतलब अर्निंग प्रॉफिट। प्रॉफिट अर्न करने के लिए जो एग्रीकल्चर की जाती है उसको कमर्शलाइज एग्रीकल्चर कहा जाता है। ये मेडिटेरेनियन एग्रीकल्चर सी के आसपास, अफ्रीका के टूनीशिया आ जाता है, और अटलांटिक ओशन यानी कि टूनीशिया, ये छोटी सी कंट्री है टूनीशिया, और यहाँ से लेकर अटलांटिक शोर तक इस तरह की एक्टिविटी की जाती है। साउदर्न कैलिफोर्निया, ये साउथ वेस्टर्न कैलिफोर्निया हो गया। ये सेंट्रल चिले का सेंट्रल पार्ट, एक छोटी सी कंट्री है जो सबसे हाई लैटिट्यूड्स के अंदर पड़ती है, सबसे ज़्यादा लैटिट्यूड इसी कंट्री के पास है। और उसके बाद आता है साउथ वेस्ट साउथ अफ्रीका, जो साउथ अफ्रीका का साउथ वेस्टर्न पार्ट है, और उसके बाद है साउथ वेस्ट ऑस्ट्रेलिया। यहाँ पर इस तरह की एग्रीकल्चर की जाती है। यहाँ पर सिट्रस फ्रूट ग्रो किए जाते हैं। सिट्रस मतलब क्या होते हैं? जो खट्टे फ्रूट, यानी कि इसके अंदर हम ऑरेंज की बात कर सकते हैं, लेमन्स की बात कर सकते हैं, जो भी होता है सिट्रस फ्रूट कहा जाता है। यहाँ पे ग्रेप कल्टीवेशन की जाती है जिसको विटीकल्चर कहा जाता है। अब जो हाई क्वालिटी के जो ग्रेप्स होते हैं, सुपीरियर क्वालिटी के जो ग्रेप्स होते हैं, उनसे तो वाइन बनाई जाती है, और जो इन्फीरियर क्वालिटी के जो ग्रेप्स होते हैं उनसे रेजिन्स और कैरेंट्स बनाए जाते हैं। यहाँ पे ऑलिव्स और फिग्स भी ग्रो किए जाते हैं। इसका जो डिमांड रहती है इन प्रोडक्ट्स की वो यूरोप और नॉर्थ अमेरिका में बहुत ज़्यादा रहती है, क्योंकि ये हाईली डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं, यहाँ पर इंडस्ट्रियलाइजेशन है, एग्रीकल्चर बहुत कम होती है, तो इनमें इनकी डिमांड रहती है। नेक्स्ट टॉपिक आता है हमारे पास मार्केट गार्डनिंग एंड हॉर्टिकल्चर। अब मार्केट गार्डनिंग एंड हॉर्टिकल्चर क्या है? जिसमें मार्केट गार्डनिंग होता है ऐसी गार्डनिंग जो मार्केट के आसपास की जाती हो। हॉर्टिकल्चर होता है ग्रोइंग ऑफ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल। अब ये फार्म का जो साइज़ होता है स्मॉल होता है। फार्म का साइज़ क्या रहता है? स्मॉल रहता है, साइज़ कम रहता है, और यहाँ पे हाई वैल्यू क्रॉप्स ग्रो किए जाते हैं, यानी कि ऐसे क्रॉप्स जिनकी वैल्यू बहुत ज़्यादा होती है, जिसमें वेजिटेबल्स हो जाते हैं, फ्रूट्स आ जाते हैं, फ्लावर्स आ जाती हैं, और इनके जो कंज्यूमर होंगे वो भी कैसे होंगे? हाई इनकम, क्योंकि हाई वैल्यू क्रॉप्स हैं तो उनके कंज्यूमर्स भी कैसे होने चाहिए? जिनके पास पैसा बहुत ज़्यादा हो। ये अर्बन एरियाज़ और इंडस्ट्रियल एरियाज़ के आसपास की जाती है। ये लेबर और कैपिटल इंटेंसिव होती है, यानी कि लेबर की बहुत ज़्यादा ज़रूरत रहती है, कैपिटल की बहुत ज़्यादा ज़रूरत रहती है। ये इरिगेशन के ऊपर बहुत ज़्यादा एम्फेसिस देते हैं, इरिगेशन के ऊपर, HYV सीड्स के ऊपर, फर्टिलाइज़र, पेस्टिसाइड, इंसेक्टिसाइड, ग्रीन हाउस हीटिंग एंड लाइटिंग, यानी कि यहाँ पर इन सब चीज़ों के ऊपर, यानी कि प्रोडक्शन उन्हें बहुत ज़्यादा रहता है, बहुत ज़्यादा निकालना होता है। ये प्रैक्टिस कहाँ की जाती है? नॉर्थ वेस्ट यूरोप, नॉर्थ ईस्टर्न USA, मेडिटेरेनियन रीजन में, जहाँ पर सिर्फ वेजिटेबल ग्रो किए जाते हैं। जहाँ पर सिर्फ वेजिटेबल ग्रो किए जाते हैं उसको ट्रक फार्मिंग कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ट्रक फार्मिंग, क्योंकि देखो जो डिस्टेंस होता है फार्म से लेकर मार्केट तक का वो ट्रक से कवर किया जाता है। फ्लोरिकल्चर, जहाँ पर सिर्फ फ्लावर्स ग्रो किए जाते हैं उसको फ्लोरिकल्चर कहा जाता है। तो ट्यूलिप फ्लावर्स जो है नीदरलैंड के बहुत ज़्यादा फेमस है। उसके बाद आता है फैक्ट्री फार्मिंग, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अब फैक्ट्री फार्मिंग जहाँ पर एनिमल्स को रियर किया जाता है, यानी कि इसी जगह पर मार्केट गार्डनिंग एंड हॉर्टिकल्चर के अंदर एक्सटेंसिव इनकम के लिए, एडिशनल इनकम के लिए एनिमल्स को रियर किया जाता है, जिसमें कैटल आ जाते हैं, लाइव स्टॉक्स आ जाते हैं, पोल्ट्री आ जाते हैं, हॉर्सेस आ जाते हैं, पिग्स आ जाते हैं, इन सबको रखा जाता है। इनको स्टाल्स और पेन्स में रखा जाता है, यानी कि ऐसे नहीं खुले में चरा रहे हैं, नहीं, एक फिक्स जगह होती है उसके अंदर ही रखा जाता है, क्योंकि यहाँ पे जो लैंड की साइज़ होती है स्मॉल होता है, बहुत कम ज़मीन होती है, तो इनको खुले में नहीं चराया जा सकता, इनको बांध के रखा जाता है। अब जो फोडर है वो भी ज़मीन कम है तो फोडर ग्रो नहीं किया जा सकता, तो इनको फीड किया जाता है मैन्युफैक्चर्ड फीड स्टफ पे। जैसे हम एनिमल्स जो डॉग्स हैं उनको पेडिग्री डालते हैं खाने के लिए, वो क्या होती है? मशीन मेड होती है। तो इसी तरह इन एनिमल्स को भी मशीन मेड फूड खिलाया जाता है, इसीलिए इन्हें फैक्ट्री फार्म कहते हैं। इसीलिए क्या कहा जाता है? फैक्ट्री फार्म। क्यों कहा जाता है? क्योंकि जो फीडिंग होती है इनकी, ज़मीन का साइज़ कम होता है। पहले हमने जो डिस्कस किया था मिक्स फार्मिंग के अंदर, उसके जो ज़मीन का साइज़ होता है, लैंड का साइज़ होता है, मॉडरेट होता है, तो वहाँ पे एनिमल्स को जो है फोडर क्रॉप ग्रो किए जा सकते हैं, लेकिन यहाँ पर फोडर क्रॉप ग्रो नहीं किया जा सकते, तो इनको फैक्ट्री फार्मिंग कहा जाता है। यहाँ पे डिजीज़ कंट्रोल, वेटरनरी सर्विसेज, ब्रीड सिलेक्शन, साइंटिफिक ब्रीडिंग के ऊपर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी जाती है। कैपिटल का इन्वेस्टमेंट बहुत बड़ा होता है, टेक्नोलॉजी लेटेस्ट यूज़ की जाती है। ये कहाँ प्रैक्टिस की जाती है? वेस्टर्न यूरोप और नॉर्दर्न अमेरिका के अंदर।
अब इसके लास्ट के 2 टॉपिक बचे हैं हमारे, जो हम इसके अब हम एग्रीकल्चर के 2 टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे, जिसमें कोऑपरेटिव और कलेक्टिव फार्मिंग के बीच में डिफरेंस देखेंगे, जिसमें बहुत बार डिफरेंस आया हुआ है। अब कोऑपरेटिव फार्मिंग और कलेक्टिव फार्मिंग आपको एक जैसी ही नज़र आएगी, यानी कि अगर हम कोऑपरेटिव फार्मिंग की बात करें या हम कलेक्टिव फार्मिंग की बात करें तो ये आपको एक जैसी ही नज़र आती है, लेकिन दोनों में डिफरेंस है। कोऑपरेटिव फार्मिंग वो होता है जो फार्मिंग कलेक्टिवली की जाती है बट विद कोऑपरेशन, यानी कि आपस में किसान मिल जाते हैं कि हम खेती कर रहे हैं और ये खेती जो है वो हमारे को प्रॉफिटेबल है, तो हम आपस में रिसोर्सेज को पूल करेंगे कोऑपरेशन के साथ। लेकिन जो कलेक्टिव फार्मिंग होती है वो सोशल ओनरशिप के बेसिस पे होती है, यानी कि एग्रीकल्चर कलेक्टिवली करना है, लेकिन कलेक्टिवली कर रहे हो इसके अंदर आपका कोऑपरेशन नहीं है, आपको गवर्नमेंट फोर्स कर रही है कलेक्टिवली काम करने के लिए। फार्मर्स अपने जो प्रोडक्शन होता है उसको मार्केट में, ओपन मार्केट में अच्छे प्राइजेस पे सेल कर सकता है, लेकिन कलेक्टिव फार्मिंग में फार्मर्स अपने जो प्रोडक्शन है उसको फिक्स प्राइस में गवर्नमेंट को देगा, यानी कि वो अपनी मर्जी से मार्केट में नहीं बेच सकता है, उसको फिक्स प्राइस मिलेंगे और वो गवर्नमेंट उससे ले लेगी। लेकिन कोऑपरेटिव फार्मिंग में वो अपनी मर्जी से मार्केट के अंदर सेल कर सकता है। जो कोऑपरेटिव फार्मिंग है वो इनिशिएटेड होती है फार्मर्स के द्वारा, जबकि जो कलेक्टिव फार्मिंग होती है वो इनिशिएट की जाती है गवर्नमेंट के द्वारा, यानी कि कोऑपरेटिव फार्मिंग में फार्मर्स के पास पूरी पावर होती है, लेकिन कलेक्टिव फार्मिंग है गवर्नमेंट के इंडिविजुअल के पास कोई या फार्मर्स के पास कोई पावर नहीं होती, सारी पावर गवर्नमेंट के पास होती है। कोऑपरेटिव फार्मिंग होती है गेन प्रॉफिट गेन करने के लिए की जाती है, वहीं जो कलेक्टिव फार्मिंग होती है वो प्रोडक्शन इतना कि हमारी खुद की रिक्वायरमेंट पूरी की जा सके। अब जो कोऑपरेटिव फार्मिंग होती है इसमें फार्म जो होता है वो फार्मर्स का होता है, लेकिन कलेक्टिव फार्मिंग में फार्म्स जो होते हैं वो गवर्नमेंट के होते हैं। कोऑपरेटिव फार्मिंग में फार्मर्स जो है वो इनपुट्स को चीपर प्राइस में खरीद सकते हैं, यानी कि हम अगर एक साथ बल्क में अगर कोई फसल बेचेंगे तो वो बहुत महंगी बिक सकती है, अगर हम बल्क में कोई सामान लेने जाएंगे तो हमें बहुत सस्ते दामों में मिलेगा। लेकिन दूसरी तरफ कलेक्टिव फार्मिंग में जो इनपुट्स होते हैं वो गवर्नमेंट प्रोवाइड करती है। कोऑपरेटिव फार्मिंग बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल है वेस्टर्न यूरोप की कंट्रीज़, जैसे डेनमार्क है, स्वीडन है, नीदरलैंड है, बेल्जियम है, इटली है, और डेनमार्क के अंदर तो इवन हर एक फार्मर कोऑपरेटिव सोसाइटी का मेंबर है। एवरी फार्मर इज़ मेंबर ऑफ कोऑपरेटिव फार्मिंग। लेकिन जो कलेक्टिव फार्मिंग है ये सोवियत यूनियन, यानी कि पहले जो सोवियत यूनियन थी, जो अब रशिया है वो यूएसएसआर था, तो उसके अंदर इस तरह की एक्टिविटी की गई थी जिसको खोज मॉडल कहा जाता था, यानी कि सारी ज़मीन जो है किसानों से ले ली गई और वो ज़मीन किसकी होगी, गवर्नमेंट की होगी, वहाँ पर लोग खेती कर रहे हैं, उनको जो उनका हिस्सा है वो मिलता है और फिक्स प्राइस मिलते हैं। नेक्स्ट एंड लास्ट टॉपिक इज़ माइनिंग। अब हमारा जो लास्ट का टॉपिक है वो है माइनिंग। देखिए माइनिंग, मिनरल्स जो हैं वो हमारे डेवलपमेंट के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहते हैं, जिसके बेसिस पे हम बहुत सारी एजेस जो हैं वो, जैसे कॉपर एज है, ब्रोंज एज है, आयरन एज है, लेकिन इसका इम्पोर्टेंस इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट के बाद बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। अब इसमें 2 फैक्टर्स होते हैं जो माइनिंग को अफेक्ट करते हैं, फिजिकल फैक्टर्स एंड इकोनॉमिक फैक्टर। फिजिकल फैक्टर वो हो गया कि साइज़, ग्रेड एंड मोड ऑफ ऑकरेंस, यानी कि कितनी साइज़ में है, जो मिनरल हम निकाल रहे हैं उसका ग्रेड क्या है, उसकी क्वालिटी क्या है, और किस मोड में मिल रहा है, यानी कि क्या ज़मीन के ऊपर है, ज़मीन की बहुत ज़्यादा गहराई में जाकर उसको निकाला जा रहा है, दैट इज़ मोड ऑफ ऑकरेंस। इकोनॉमिक फैक्टर में आ जाता है कि इस मिनरल की डिमांड कितनी है, हमारे पास टेक्नोलॉजी कैसी है, कैपिटल की रिक्वायरमेंट कितनी पड़ेगी, इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा चाहिए, लेबर कितनी ज़रूरत है, ट्रांसपोर्टेशन कितना पड़ेगा, ये हो गए इकोनॉमिक फैक्टर। अब हम बात करते हैं मेथड्स ऑफ माइनिंग। वी हैव 2 मेथड्स ऑफ माइनिंग। पहला है सरफेस माइनिंग, इसको हम ओपन कास्ट माइनिंग कहते हैं और स्ट्रिप माइनिंग भी कहते हैं, यानी कि एक ही नाम है, चाहे इसको सरफेस माइनिंग कहें, ओपन कास्ट माइनिंग कहें या स्ट्रिप माइनिंग कहें। ये चीपेस्ट वे ऑफ माइनिंग है, यानी कि इसमें क्या होगा, हमने थोड़ी सी मिट्टी को हटाया और नीचे मिनरल निकल गया, उसे निकाला, और जैसे हम जिप्सम निकालते हैं, ठीक है, या हम जो है अदर कोई भी मार्बल वगैरह हो गया तो इसको हम थोड़ा सा खुदाई करते हैं, नीचे हमें मिनरल निकल गया, तो इसके अंदर जो आउटपुट होता है लार्ज एंड रैपिड रहता है, वो ज़्यादा तेज़ी से हमारे को आउटपुट, ओवरहेड कॉस्ट नहीं होते हैं,
और इसमें सेफ्टी प्रिकॉशन की भी कोई ज़रूरत नहीं होती है। वहीं दूसरी तरफ अंडरग्राउंड माइनिंग या सॉफ्ट माइनिंग की बात करें, इसके अंदर हमें लिफ्ट की ज़रूरत होगी, हॉलेज व्हीकल्स की ज़रूरत होगी, वेंटिलेशन सिस्टम की ज़रूरत होगी, सेफ्टी प्रिकॉशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी होते हैं, रिस्क रहता है पॉइजनस गैस, फायर, फ्लड, केविंग या फेटल एक्सीडेंट होने की बहुत ज़्यादा संभावना रहती है। इसमें तो प्रॉफिट होता है वो बहुत कम देखने को मिलता है। अब जो माइनिंग आपको मिलेगी वो सिर्फ आपको डेवलपिंग कंट्रीज़ में देखने को मिलेगी। डेवलप कंट्री के अंदर आपको माइनिंग नहीं मिलेगी, क्योंकि डेवलप कंट्रीज़ के अंदर माइनिंग जो है उसके अंदर लेबर कॉस्ट बहुत ज़्यादा पड़ता है, लिविंग स्टैंडर्ड बहुत ज़्यादा है। लेकिन जो अंडर डेवलप या डेवलपिंग कंट्रीज़ है वहाँ पर माइनिंग की जा सकती है, क्योंकि वहाँ पर लेबर बहुत ज़्यादा चीप मिल जाता है, वहाँ पर लोगों का लिविंग स्टैंडर्ड है वो बहुत कम है। आई होप यू अंडरस्टैंड वेरी वेल। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।